नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहां जेल से छूटे रेप के आरोपियों ने रेप पीड़िता को राजीनामा ना करने से जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने इसकी शिकायत एसपी से की। ग्वालियर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहां जेल से छूटे रेप के आरोपियों ने रेप पीड़िता को राजीनामा करने पर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता ने इसकी शिकायत एसपी से की है। बता दें कि ग्वालियर जिले के करैया गांव में 3 महीने पूर्व युवती के साथ कुछ बदमाशों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था, लेकिन आरोपीगण जेल से जमानत पर रिहा हो गए। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर पीड़िता और उसके परिवार को राजीनामे के लिए जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता ने एसपी से गुहार लगाकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही आरोपी शैलेंद्र परमार, अभय सेन, बल्लू सेन, बली चौधरी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एसपी ने पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन दिया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। साथ आप क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कौन है आरोपी, कौन परेशान कर रहा है आपको? वही अभय सेन है। हाँ। वही लोग परेशान कर रहे हैं। रोज की रोज हम लोग घर पे आ जाते हैं, बाजार में परेशान करते हैं और कंपू पे भी परेशान किया हम लोगों को। हाँ, अभी क्या हुआ? नई घटना क्या हुई? नहीं, ये एसपी ऑफिस आए थे, हम आवेदन लेके तो सुन नहीं रहे थे, भगा रहे थे हम लोगों को, अंदर नहीं जाने दे रहे थे। क्या लगता है कि वो जो अभय सेन है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती बार बार? नेतागिरी, उनको पास पैसा है तो हम लोग की नहीं होती है। ये बताइए कौन से गांव के हो और क्या घटना हुई है, आपको क्यों परेशान हो? करैया गांव के हैं हम लोग। अभी 3-4 महीने पहले इसके साथ रेप हुआ था, मेरी बहन के साथ, तो उसी की हम लोगों ने शिकायत करी थी, केस भी दर्ज करवाया था। लेकिन वो लोग क्या है, थोड़े तगड़े हैं, नेतागिरी में है, इसीलिए हम लोगों की सुनवाई नहीं, उन लोगों की सुनवाई है। उन लोगों की बेल भी हो गई, अब लोग वो बिल्कुल फ्री हो गए। अब परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं राजीनामा करो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है कंपू की। हम दोनों निकल रहे थे तो हम रुके, वहीं आ गए पहले से। मतलब पहले से बैठे थे, यहाँ तक के बैठे थे, पता नहीं, तो बोलने लगे राजीनामा करो नहीं तुझे भी मरवा देंगे, तुम लोग बहुत उछल रही हो और तेरे पिता को ही मरवा देंगे, राजीनामा कर लो कैसे भी करो। और पता नहीं वहाँ बर्तन रखे थे चाय के ठेले के, तो उन लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए। उनका परसों के दिन शैलेंद्र सिंह परमार और उनके साथ बल्लू सेन था और बल्ली चौधरी था, 3 लोग थे वहाँ। हाँ। आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, आश्वासन क्या मिला उनका? पता नहीं सर से क्या बोला तुमसे, भगा दिया, सुन नहीं रहा है वो लोग। आरोपी जेल से छूटा है, पीड़िता है, उसका कहना है कि बार बार उन्हें मारने की धमकी और उनके साथ मारपीट होती है। ये पीड़िता जो है, इनके इस पे प्रकरण कायम हो गया था। उसके बाद मेरे ख्याल से 2 या 3 प्रकरण और भी कायम हुए हैं, और यदि ये इस तरह की कोई बात बोल रही तो निश्चित तौर पे हम पुनः इस पे अच्छी कार्रवाई करा देंगे। सर, एक सवाल हो रहा है आखिरी। हाँ। कि शहर में लगातार शहर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में बदलापुरा में सरकारी जमीन पर पूर्वजों की समाधि बनाने को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। इसमें 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ पुलिस ने क्रॉस मामला दर्ज किया है। झगड़े की अंदरूनी वजह पिछले पार्षद चुनाव को लेकर भी है। दोनों पक्षों की ओर से कांच की बोतलें, पथराव और लाल मिर्च पाउडर फेंका गया। खास बात यह है कि इस मामले में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बदनापुरा में विवाद हुआ था। एक वहाँ पर सरकारी ज़मीन है, तो इनके धर्मगुरु जो रहते हैं उसकी छतरी के उस पर बनाने के संबंध में दोनों पार्टियां अपना अपना दावा कर रही थी कि ये ज़मीन तो कब्जा हम करेंगे, अपने धर्मगुरुओं की जो है छतरी बनाएंगे। उस बात पे से बदनापुरा में भेड़िया समाज के लोग रहते हैं, तो उनके द्वारा जो है आपस में बलवा किया गया है, मारपीट हुई है, कई लोग घायल हुए थे उसमें। एक तरफ से धाराजीत धरावत है और दूसरी तरफ से चैन सिंह झारी है। दोनों की तरफ से मुकदमा कायम करके और कार्रवाई की जा रही है। नहीं, फायरिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, ना उन्होंने कोई रिपोर्ट में लिखवाया है। पत्थरबाजी हुई है और मारपीट हुई है, उसमें से कार्रवाई कर दी गई है दोनों पक्षों को। ग्वालियर कांग्रेस अब भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। प्रशासन द्वारा बुधवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक सिंह के रिश्तेदार के मैरिज गार्डन में की गई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के द्वारा विभिन्न ब्लॉक में सिंधिया के खिलाफ सुबह से ही आंदोलन कर पुतला दहन किया जा रहा था। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। हमारे संवाददाता सलीम खान की खबर।
शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पुतला दहन कार्यक्रम के प्रभारी कार्यवाहक अध्यक्ष महाराज सिंह पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष शर्मा के नेतृत्व में छप्परवाला पुल पर भू माफिया ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन किया गया। पुलिस बल पुतला दहन को नहीं रोक पाए। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि भूतेश्वर मंदिर के पुजारी के परिवार को बेदखल करने वाले और कांग्रेस नेताओं के परिवारों की पुश्तैनी भूमि पर बुलडोजर चलाने वालों को भगवान भी माफ नहीं करेगा। भाजपा का शासन प्रशासन कान खोलकर सुन ले। ग्वालियर जिले में किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता और किसी भी नागरिक पर भाजपा सरकार के कहने पर तोड़फोड़ की गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हमारे संवाददाता सलीम खान की खबर। आज जो है पुतला दहन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का किया गया है, जिनके द्वारा भाजपा सरकार के द्वारा जिस तरह से चिन्हित लोगों पर कार्रवाई की जा रही है उसका कांग्रेस विरोध करती है और कांग्रेस मांग करती है कि जो किसान आज 10 तारीख को जिसको मैसेज मिला कि उसकी फसल खरीदी का, आज तक वो सोसाइटी पर ट्रैक्टर लिए खड़े हैं, वहाँ पर उनका जो है खरीदी नहीं हो रही है। 25 से ज़्यादा लोग ट्रैक्टर तुलते नहीं हैं। वहाँ जो है किसान जो है दुनिया भर का इकट्ठा हो गया है, लेकिन मैसेज तो दे रहे हैं लेकिन खरीदी नहीं कर रहे। 25 तारीख आखिरी कर दी है, 25 तारीख तक कोई कितना किसान का वो खरीदा है। पुतला आपने सिंधिया का जलाया, शिवराज सिंह का क्यों नहीं जलाया? नहीं तो इस पे ध्यान देना सिंधिया जी को इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पे कि कौन ने क्या कहा। आज वो जो है गरीब दो कमरों के मकान में रह रहा था, उसका मकान खाली करा लिया। वो गरीब ब्राह्मण का जो सिर्फ शंकर जी की सेवा कर रहा था और वहाँ पे 2 कमरों में क्या बनना बिगड़ना है, इस चीज़ को सोचना चाहिए किसान के लिए। आज जो है सारे जिले में जो 12 ब्लॉक हैं, 12 ब्लॉकों पर पुतला दहन हुआ है। गोलपाड़िया स्थित ओम मां श्री नारायणी धाम पर हर वर्ष की भांति इस बार भी गुरुवार को अन्नकूट का आयोजन किया गया। मां नारायणी धाम के भगत जी रतन लाल भट्टी ने बताया कि 45 सालों से मां नारायणी धाम में अन्नकूट का आयोजन होता आ रहा है। गुरुवार को मां नारायणी का विशेष श्रृंगार किया गया। भक्तों ने अग्निकुंड में आहुतियां देकर कोरोना समाप्ति के लिए कामनाएं की। मां के दरबार में 56 भोग एवं फूल बंगला सजाया गया। महिलाओं ने मां की ढोलक की थाप पर भेंट भी गईं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अशोक सिंह के बालाजी मैरिज गार्डन पर प्रशासन द्वारा की गई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने फूलबाग चौराहे पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अशोक सिंह के बालाजी मैरिज गार्डन पर प्रशासन द्वारा की गई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने फूलबाग चौराहे पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका। महिला कांग्रेस ने कहा कि ग्वालियर जिला प्रशासन सिंधिया जी के इशारे पर कांग्रेस नेताओं को निशाना बना रहा है, जिसका हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। सिंधिया जी के इशारे पर गैर कानूनी कार्रवाई नहीं होने देंगे। महिला कांग्रेस जब पुतला जला रही थी तभी पुतला खींचने बड़े एक पुलिसकर्मी के ऊपर जलता हुआ पुतला गिर गया, लेकिन पुलिसकर्मी बच गया और जलता हुआ पुतला खींचकर ले गया। देखिए, हम सभी जानते हैं सिंधिया जी का जो कार्यशैली है बखूबी सभी अच्छी तरह से जानते हैं, और इस तरह की जो राजाशाही तानाशाही करके वो ग्वालियर में नहीं मध्य प्रदेश में अपनी जो सरकार चलाना चाहते हैं, जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि जो वो चाहेंगे वो करेंगे। अगर आपको अतिक्रमण हटाना है या भूमाफियाओं के खिलाफ कोई आपको कार्यवाही करनी है तो सबसे पहले आप प्रॉपर नोटिस दीजिए, जो कि हमने सुना है पहले कुछ दिनों का होता है, फिर 1 हफ्ते का होता है, फिर उसके बाद कुछ घंटों का होता है। तो वो ना देते हुए जब आप तोड़फोड़ कर देते हैं उसके बाद आप एक नोटिस थमा रहे हैं कि हमने आपको नोटिस दे दिया है और ये कार्यवाही होगी। तो जो सिस्टम है आप उसको फॉलो करिए। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि क्या अतिक्रमण उनके भाजपाइयों ने नहीं कर रखा या सिंधिया समर्थक है उन्होंने नहीं कर रखा। हम भी बहुत जल्दी एक लिस्ट लेकर आएंगे और ये बताएंगे कि किस प्रकार से वो अनैतिक तरीके से ग्वालियर ही नहीं मध्य प्रदेश में वो अपना दबाव बना रहे हैं, और जो प्रशासन है, नगर निगम हो चाहे कोई भी कार्य वो हो, ये सभी लोग दबाव में कार्य कर रहे हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अब बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे कि क्या कदम होगा।
अभी तो फिलहाल ये पुतला ही जलाया है, अभी हम लोग कहीं और महल की ओर अग्रसर नहीं हुए। अगर इस प्रकार के कार्य किए तो मैं सिंधिया जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप द्वेषपूर्ण कार्य करेंगे तो महिला ही नहीं, अभी तो महिला कांग्रेस आई है, अब हर एक व्यक्ति ग्वालियर से नहीं पूरे मध्य प्रदेश से आपके खिलाफ आवाज उठाएगा। बिल्कुल होगी, अगर भाजपाइयों के हम लोग तो बिल्कुल करेंगे। अभी तक तो ये सोचा ही नहीं था कि आप ये कर रहे होंगे कि जो आपको भू माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ना वो आप कांग्रेस नेताओं की ओर से करेंगे। आप बाकायदा नोटिस दीजिए ना, भाजपाइयों ने जितनों ने ये कर रखा है अतिक्रमण, आप उनको भी नोटिस दीजिए और फिर सिस्टम से चलिए। आप द्वेष कार्य कर क्यों रहे? सिंधिया जी का तो काम यहाँ इसकी सूचना थी, इन लोगों ने साइड में जाके वो ग्राउंड के बगल से एकदम से लाके दहन करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा उसको बुझा के पुतले को छीन लिया गया। एक पुलिस कर्मी से घायल होकर बच्चा वर्दी की ओर पुतला गिरा था, वर्दी की ओर पुतला गिरा था। मैं भी ऐसी कोई सूचना नहीं है, अभी देख लेते हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो अभी इन पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने पुतला दहन किया? अभी उसकी समीक्षा कर लेते हैं, अभी वहाँ कौन था, फिर उसके बाद जो भी हुआ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हसीम खान निवासी एकता नगर कॉलोनी बोरापुर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने छोटे भाई रशीद की आत्महत्या के मामले में माधोगंज निवासी एजाज खान पर मामला दर्ज करने को लेकर आवेदन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। आसिम खान निवासी एकता नगर कॉलोनी बोरापुर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने छोटे भाई राशिद की आत्महत्या के मामले में माधोगंज निवासी एजाज खां पर मामला दर्ज किए जाने को लेकर आवेदन सौंपा है। दरअसल एजाज खां की बेटी से राशिद का अफेयर चल रहा था, जिसके बाद दोनों की शादी भी पक्की कर दी गई थी और राशिद अपने शादी के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन इसी बीच उस पर इतना दबाव डाला गया कि उसने एक दिन आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के लिए उकसाने की कार्रवाई को लेकर इस संबंध में अब राशिद के परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और इस संबंध में लड़की पक्ष पर कार्रवाई की मांग भी की है। मेरा नाम बेबी है। क्या दिक्कत है माता जी, क्या हुआ पूरा मामला? मेरे बच्चे की रिश्ता हो गया था, दोनों से बातें होती थी। वो उस दिन भी रात को मोबाइल से बातें हो रही थी। वो अचानक रात में पता नहीं कब कितनी रात में उसने फांसी का फंदा लगा लिया। हमने उसको उठ के देखा है तो फांसी पे लटका हुआ था बस। वो क्या नाम है? राशिद नाम है था उसका। उम्र कितनी? उम्र 22-23 साल की उम्र है। बताया यार शादी और लड़की से ही बात करता रहता। शादी होने वाली थी। शादी 5 दिसंबर की शादी ठहर गई थी। उसके ना मैं हलवाई भी बुक करे आया था, उसी दिन रात को करके आया था मैं कार्ड लेके, और मैरिज हॉल बुक हो गया था जनकपुरी पैलेस। हमारे सारे काम तैयारी पे चल रहे थे, कपड़े सब खरीद ला। अचानक उसके पता नहीं क्या कह दिया लड़की के नवेरा के बाप ने और नवेरा ने कि उसने फांसी लगा ली। हमें उसकी क्या बात हुई, उसकी नोट वगैरह मिला? नोट कुछ नहीं, और उसके मोबाइल में है सब कुछ। उसका मोबाइल नहीं दे रहा है, पुलिस वालों के पास जाते हैं, भगा देते हैं। वो फांसी कब लगाई थी उसको? फांसी 24 तारीख थी, बुध का दिन। हाँ 2 महीने हुए, 2-2.5 महीने से। हम लोग चाहते हैं उसके साथ एक्शन लो, उसके पुलिस वाले, हमारी इंसाफ मिलना चाहिए। उसकी कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। हम 3-4 बार एसपी ऑफिस भी होया है और हमें ना पुलिस थाने भी कितने बार होया है, लेकिन भगा देते हैं कि मर गया तो मर गया। उसने पैसा भर दिया उसके बाप ने, नवेरा के बाप एजाज ने, तो वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लड़की के बयान हुए कि नहीं? लड़की के कोई बयान नहीं लिए गए अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं चालू कर रहा है, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा हमारे को। तो मेरा ये कहना है कि लास्ट कॉल किसका है? लास्ट कॉल लड़की का ही है उसके पास। अच्छा, पुलिस? हाँ, वो उसी से बातें करते करते ही उसने फांसी लगाई है। वीडियो कॉलिंग ही चल रही थी, उसके हाथ में पाया गया है उसके मोबाइल, उसके हाथ के नीचे उसके हाथ में मिला है। पुलिस वालों को हम चाहते हैं उसको इंसाफ मिले कि कॉलिंग लिस्ट भी आ चुकी है, पीएम रिपोर्ट नहीं आई थी तो जब भी भगा रहे थे, अब तो वो भी आ गई है। और लड़की का कलेक्टर भी हमें अच्छा नहीं लगा, उसका बाप 8 दिन से परेशान कर रहा था उसको, धमकियाँ दे रहा था। उसकी माँ नाजमा और उसकी बाप एजाज दोनों बहुत परेशान कर रहे थे। अब इनके बीच में क्या हुआ है ये नहीं बता पाया, वो फांसी लगा ली उसने, समझ लो। कांग्रेस नेता अशोक सिंह के रिश्तेदार के बालाजी गार्डन में सीमांकन के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध हिस्से को गिरा दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
ग्वालियर में आखिर लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह के मैरिज गार्डन में बनी 2 मंजिला अवैध इमारत को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। इससे पहले प्रशासन को यहां लगभग 2 दिन तक जमीन का सीमांकन कराना पड़ा। सीमांकन में कांग्रेस नेता अशोक सिंह के मैरिज गार्डन में बनी इमारत अवैध पाई गई, लिहाजा आनंद फानन में प्रशासन ने तुरंत बुलडोजर चलाकर इमारत को गिराने की कार्रवाई की। इस दौरान काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। इससे पहले भी प्रशासन इस बिल्डिंग को गिराने की कोशिश में था, लेकिन तब अशोक सिंह के परिजनों ने प्रशासन से सीमांकन कराए जाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद 2 दिनों तक पूरी जमीन की नापतोल की गई। बाद में मैरिज गार्डन का यह हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ पाया गया और वरिष्ठ अफसरों ने हिस्से को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश दिए। हालांकि कांग्रेस नेता अशोक सिंह के मैरिज गार्डन पर की गई कार्रवाई को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही थी, लेकिन प्रशासन पर कांग्रेस के आरोपों का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि अशोक सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सिंधिया के तीव्र विरोधी हैं। यही वजह है कि सबसे पहले एंटी माफिया अभियान में अशोक सिंह को निशाने पर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अभी कई और ऐसे लोग हैं जिनके ठिकाने पर भी प्रशासन जल्द कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसमें कुछ और कांग्रेस के नेता शामिल हैं। इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन ने एक सूची तैयार की है। सूची के आधार पर एंटी माफिया अभियान जारी रहेगा। अशोक सिंह के मैरिज गार्डन पर हुई कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का विरोध भी प्रशासन पर कोई असर नहीं डाल पाया। कांग्रेस ने एंटी माफिया अभियान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आज विरोध प्रदर्शन भी किया था। कुछ नहीं, सास की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हटाने की कार्रवाई की गई है। बालाजी गार्डन का है। 2 दिन के बाद सीमांकन करने के बाद अवैध पाया गया। कितना ऐसा अवैध पाया गया है? लगभग 5,500 स्क्वायर फीट के लगभग। कब्जा तक किसका था प्रारंभ? हमारे रिकॉर्ड में अशोक सिंह का नाम दर्ज है। पहले भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई थी, लेकिन 2 दिन की रोकी गई। क्या कारण था? नहीं, कार्रवाई तो जारी थी। असल में ये लोग संतुष्ट नहीं थे कि लगता सास की भूमि, इसलिए सीमांकन करवाया गया था। आगे भी उनके एंटी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि अवैध हाँ सास की भूमि पाया जाएगा तो आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कैलारस थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के ऊपर पुलिस पर गोली चलाने का भी आरोप है। इन बदमाशों ने आधा दर्जन थाना क्षेत्र में हुई चोरियों की वारदातों को भी स्वीकार किया है। कैलारस थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के ऊपर पुलिस पर गोली चलाने का भी आरोप है। इन बदमाशों ने आधा दर्जन थाना क्षेत्रों में हुई चोरियों की वारदातों को करना भी स्वीकार किया है। इन 6 बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हुए कैलारस थाना क्षेत्र के जौरा रोड के ढाबे के पास से 6 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। इन बदमाशों से सोने चांदी की जेवरात 4 लाख रुपए कीमत के बरामद किए गए हैं। वहीं इन बदमाशों से 315 बोर की बंदूक, 4 कट्टे बरामद किए गए हैं। इस संबंध में मुरैना पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी। पुलिस पार्टी पर हमला किया गया था, क्या पूरा मामला रहा था? कितने आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो पाई? कल दोपहर में दिमनी पुलिस को सूचना मिली थी कि 302 का एक आरोपी संदीप नाम से व्यक्ति जो कि ग्राम जखौना में जिसके होने की सूचना है, तो उसी को गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी रवाना हुई थी। पुलिस पार्टी उसको जब हिरासत में लेकर वापस आ रही थी तो रास्ते में ही गांव के लोगों ने, गांव के कुछ उपद्रवी लोगों ने हमारे 2 आरक्षकों को घेर लिया और उनके साथ मारपिटाई करी, जो कि हमारे 2 आरक्षक लोकेंद्र परमार और विक्रम परमार जो इंजर्ड हो गए थे, जिनको उपचार के लिए ग्वालियर भेजा गया है। दिमनी पुलिस के द्वारा वापसी करते हुए जो उपद्रवी लोग हैं उनके खिलाफ जान से मारने के हत्या का प्रयास व 386 कार्य में बाधा की धाराओं में FIR रजिस्टर कर ली गई और आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। कितने लोगों पर मामला दर्ज है? इसमें 10 नामजद लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज है। बाकी अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसमें से अभी तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी अन्यों को भी जल्दी गिरफ्तारी। सर, आरक्षक की पिस्टल और मोबाइल गए थे, वो मिले हैं या नहीं मिल पाए अभी तक? ये एक अफवाह है जो कल काफ़ी टाइम से चल रही है और हमने इसका खंडन भी कर चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो पुलिस ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे इस केस को देखती है, अगर ऐसा कुछ भी। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।